जो छोटे छोटे अंग हैं उनको हम उपांग कहते हैं। प्रत्येक अंग के अलग अलग उपांग हैं। उपांगों का नृत्य में छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पैर के उपांग हैं। पैर के उपांगों में हाथ लगा के बताएं। एड़ी, एड़ी के बाद टखना, टखना और पंजे, पैर के पंजे पूरे हों। उंगलियां पैरों की, अंगूठे, ये सब पैर के उपांग हुए। अब ऐसे ही हाथों के भी उपांग हैं। हाथों की कलाई है, हथेली है, पंजा है पूरा, उंगलियां हैं और अंगूठा है। इसी तरह से सिर के भी उपांग होते हैं। आंखें, भौहें, आंख की पुतली, पलकें, नाक, गाल, होंठ, दांत, जबड़ा, जीभ, ठोड़ी और चेहरा, ये सब हमारे सिर के उपांग हो गए। इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर के अंग, उनके प्रत्यंग और उनके उपांग। अब हम आते हैं सिर से शुरू करते हैं, क्योंकि सिर का भी बहुत बड़ा प्रयोग है। जब हम नृत्य करते हैं तो सिर का संचालन विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में हुआ करता है। जैसे हाथ की मुद्राएं पहले आपने सीखी थी, वैसे अब सिर की भी कुछ मुद्राएं हैं। शरीर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ये सिर, जो पूरे शरीर को संचालित करता है। नृत्य कला में सिर की बड़ी अहम भूमिका है। ये समस्त भावों के अभिनय के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है। नंदिकेश्वर जी का अभिनय दर्पण है। उन्होंने इसमें 9 प्रकार के सिर बताए हैं कि किस तरह से 9 तरह से सिर को चलाया जा सकता है। सबसे पहले होता है सम सिर। सम सिर, सम का मतलब होता है बराबर स्थिति में रहे, न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो, बिल्कुल साधारण रूप से सामने की तरफ अगर आपका सिर रहता है तो उस स्थिति को हम सम सिर कहते हैं। नृत्य में इसका प्रयोग नृत्य को आरंभ करते समय इसी मुद्रा में रहता है नर्तक स्टेज पर या नर्तकी। वस्तु को देखने, सामने की तरफ देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा अगर प्रयोग किया है, सभी रसों को अभिनीत करने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा होता है उद्दाहित सिर। जब सिर ऊपर की ओर थोड़ा उठा हो, इस तरह से, उस अवस्था को उद्दाहित सिर कहते हैं। इसका प्रयोग आकाश, ऊंची चीज को देखने, ऊपर का भाव बताने, चंद्रमा